Hello everyone, so here your chapter 2 of class 10th science acid base and salt। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम एसिड की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, बेस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी देखेंगे, इन दोनों की केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, पीएच स्केल पढ़ेंगे, इंडिकेटर पढ़ेंगे जिससे हमें पता चले कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, और सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बेसिकली एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है कि वो सॉर होते हैं टेस्ट में, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन लाइकेन से ऑब्टेन किया जाता है, एंड जो लाइकेन है वो एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बनने वाला प्रोडक्ट है। ओके, ये H+ आयन रिलीज़ करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। जब पानी के अंदर एसिड को मिलाया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया जाता है, तो ये क्या रिलीज़ करते हैं? H+ आयन रिलीज़ करते हैं। ओके, अब H+ आयन रिलीज़ करने के बेसिस पे ये दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन? जो ज़्यादा H+ आयन रिलीज़ करे, एंड वीक एसिड कौन? जो कम H+ आयन रिलीज़ करे। ओके, तो H+ आयन जब ज़्यादा कोई सोल्यूशन रिलीज़ करेगा तो उसे हम स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बोलते हैं, जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। जबकि ऐसे सोल्यूशन जो कि H+ आयन कम रिलीज़ करते हैं उन्हें हम वीक एसिड बोलते हैं, जैसे कि हमारा एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, सो ये रहा हमारा एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है अब हमारा बेस। बेस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो जो बेस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ये OH- आयन रिलीज़ करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। हमने एसिड में पढ़ा था कि एसिड सॉर होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बेस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में, यानी कड़वे होते हैं, और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, मतलब रेड कोई अगर लिटमस पेपर होगा तो इसको एक इसमें कन्वर्ट कर देंगे ब्लू में। ये OH- आयन रिलीज़ करते हैं एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, वैसे ही जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड था, उसी तरीके से हमारा स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस बनेगा। मतलब कि वो सॉल्यूशंस जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन ज़्यादा रिलीज़ करते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, और वो बेस जो OH- आयन कम रिलीज़ करते हैं उन्हें हम वीक बेस बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड वीक बेस जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, एक और चीज़, जो बेस होते हैं वो सोपी फील होते हैं। अगर आप उन्हें टच करोगे, अगर आप उन्हें फील करोगे तो वो कैसे, रब करोगे तो वो आपको फील होंगे थोड़े सोपी सोपी टाइप में। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब हमारा इंडिकेटर। मीन्स हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी हमने सोल्यूशन लिया है वो एसिडिक है या बेसिक है? तो इसका पता लगाने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि हमने जो सोल्यूशन लिया है वो एसिडिक है या फिर एल्कलाइन है। एल्कलाइन का मतलब वही बेसिक। ठीक है, अब ये कैसे बताते हैं? तो जब भी हम इंडिकेटर्स को सोल्यूशन में डालते हैं तो सोल्यूशन ये कलर चेंज कर देते हैं या फिर ऑर्डर चेंज कर देते हैं, जिसके कारण से ये पता चल जाता है कि जो भी हमने सोल्यूशन लिया है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओके, जैसे कि ये होते हैं हमारे 3 टाइप्स के। फर्स्ट होते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर नाम से पता चल रहा है हमें, ऐसे इंडिकेटर जो नेचुरली नेचर से हमें मिलते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल रेड कैबेज, लिटमस सॉल्यूशन एंड टर्मरिक। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर कौन से? वो इंडिकेटर जो हमें लेबोरेटरी से मिलते हैं, मतलब केमिकल से बनाए जाते हैं, लेबोरेटरी में फाउंड बनाए जाते हैं, उन्हें हम आर्टिफिशियल के इंडिकेटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैथिल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। नेक्स्ट आता है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से? वो इंडिकेटर
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर होते हैं जो कि जब सब्सटेंस में डाले जाते हैं तो ये अपना ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। ऑर्डर का मतलब है अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं। मतलब एसिडिक सोल्यूशन अगर होगा तो ये अपनी कुछ और स्मेल शो करेंगे, अगर बेसिक होगा तो ये कुछ और शो करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पीसेस ऑफ अनियन, क्लोव ऑयल, वनीला एसेंस, इन सबको जब आप एसिडिक सोल्यूशन में या बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो इन सभी की ऑर्डर चेंज हो जाएगी। ओके, स्मेल चेंज हो जाएगी इनकी। ये तो रही हमारे इंडिकेटर की बात कि भाई इंडिकेटर कौन होते हैं। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें ये बात बताते हैं कि जो भी हमने सोल्यूशन लिया है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओके, अब आ गई हमारी बात केमिकल रिएक्शंस की। किसके केमिकल रिएक्शन की? एसिड एंड बेसिस की केमिकल रिएक्शंस की। किसके साथ? मेटल के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, मेटल कार्बोनेट के साथ में, मेटल नॉन मेटल के साथ में, मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में, एक दूसरे के साथ में। इन सब की रिएक्शन हम जानेंगे। ओके, ये केमिकली जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारी रिएक्शन आती है एसिड की मेटल के साथ में रिएक्शन। तो जब एसिड हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। सॉल्ट तो एक फॉर्म होगा ही, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है, साथ में रिलीज होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब जिंक ने हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन दी तो हमारा जिंक सल्फेट तो क्या बना? सॉल्ट बना एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट लिया है। डाइल्यूट इसलिए लिया है क्योंकि जो कंसनट्रेट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो रिएक्शन में मेटल के साथ सॉल्ट नहीं फॉर्म करने के बजाय पूरा डिज़ोल्व कर देता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। अब बेस हमारा मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है? तो जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो अगेन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। बट सभी बेसिस सभी मेटल्स के साथ में रिएक्शन नहीं देते हैं। सभी मेटल्स के साथ में बेस की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे बेसिस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए मेटल में प्रेजेंट बेस के मुकाबले। अगर ऐसा है तो रिएक्शन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। तो जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद Na2CO3 it forms NaCl, H2O and CO2। ओके, नेक्स्ट है हमारा जब एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है। तो जब हमारा एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा एसिड है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ में रिएक्शन देने के बाद में सेम प्रोडक्ट फॉर्म करता है जो कि है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, तो अब हम देखेंगे बेस की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट के साथ में। तो जो बेसिस होते हैं वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। कोई भी रिएक्शन नहीं होती है बेस की मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल ऑक्साइड। इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो मेटल ऑक्साइड है या जो नॉन मेटल ऑक्साइड है उनकी नेचर कैसी होती है। ओके, तो बेसिकली मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, जबकि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं नेचर में। तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि अगर एसिड की हम एसिडिक नेचर वाले सब्सटेंस से रिएक्ट करवाते तो कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। ओके, वहीं पे अगर हम बेसिक सब्सटेंस की किसी दूसरे बेसिक सब्सटेंस से रिएक्शन करवाते तो भी कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, कोई रिएक्शन ही नहीं होती। इसीलिए हम एसिड की किससे रिएक्ट कराएंगे? रिएक्शन करवाएंगे बेसिक से, और जो हमारा बेस है उसकी रिएक्शन करवाएंगे एसिडिक नेचर वाले से। तो जो मेटल ऑक्साइड है वो होते हैं बेसिक, जबकि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक।
तो बेसिकली जो हमारा एसिड है वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, और मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में जब रिएक्ट किया तो कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट बना एंड वाटर साथ में इवॉल्व हुआ। वहीं पे जब हमारे बेस ने रिएक्शन दी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में, तो वो रिएक्शन के बाद में सेम सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हुआ। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड ने जब NaOH के साथ में रिएक्शन दी तो हमारा सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ सॉल्ट का, एंड देन वाटर इवॉल्व हुआ। ओके, अब आती है हमारी बात कि एसिड और बेस रिएक्शन जो देते हैं, ये रिएक्शन कौन सी है। तो जब रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब अब हमारी आती है वो रिएक्शन जिसके अंदर एसिड एंड बेस साथ में रिएक्ट करते हैं। द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी इवॉल्व होती है। ओके, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जब हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमारा सॉल्ट बना NaCl एंड वाटर साथ में रिलीज़ हुआ। ओके, अब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है, हमें क्लियर हो गया कि एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करते हैं, बट एसिड और बेस जो साथ में रिएक्ट करते हैं क्या वो सेम टाइप ऑफ सॉल्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे? नो, ऐसा नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि हम लोगों ने एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, वीक एसिड भी होते हैं। वहीं पे जो बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं और वीक बेस भी होते हैं। तो इनके स्ट्रॉन्ग एंड वीक होने के बेसिस पे ये 3 टाइप के सॉल्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से? न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। मतलब वही है कि जब हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो दोनों स्ट्रॉन्ग एक दूसरे की पावर को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज करने के कारण से हमारा सॉल्ट जो फॉर्म होगा वो कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा? न्यूट्रल सॉल्ट। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl एंड NaNO3। NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, KCl मीन्स पोटेशियम क्लोराइड, NaNO3 मीन्स सोडियम नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट आता है अब हमारा एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट का फॉर्म होगा तो क्लियर है, अगर सॉल्ट एसिडिक फॉर्म हो रहा है इसका मतलब ये है कि एसिडिटी अब हम बात करेंगे एसिडिक सॉल्ट की। भाई क्लियर है, एसिडिक सॉल्ट कब फॉर्म होगा? एसिडिक सॉल्ट का मतलब है कि उसके अंदर एसिड स्ट्रॉन्ग है तभी तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा ना। नहीं तो अगर वीक एसिड होता तो क्या एसिडिक सॉल्ट बन पाता? नहीं ना। एसिडिक सॉल्ट इस कारण से बना है क्योंकि दोनों ने यानी एसिड और बेस ने एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं किया है। ओके, एक उनमें से स्ट्रॉन्ग है, तो जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी टाइप का हमारे पास उसी नेचर का सॉल्ट प्रेजेंट होता है। ओके, तो एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब हमारा एसिड जो हमने लिया है इसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग है एंड जो वीक लिया है वो बेस है। तो जब वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो हमारा एसिडिक सॉल्ट बनता है एंड वाटर साथ में रिलीज़ होता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 एंड MgCl2। ओके, नेक्स्ट आता है अब हमारा बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कौन सा? तो जैसे एसिडिक सॉल्ट था जिसमें एसिडिटी ज़्यादा थी, एसिड स्ट्रॉन्ग था, उसी तरीके से बेसिक सॉल्ट है जिसके अंदर बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो हमने जब वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से कराई तो अभी क्या हुआ कि बेस की जो बेसिसिटी है उसको हमारे एसिड न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया। इस कारण से हमारे पास कौन सा फॉर्मेशन हुआ सॉल्ट का? बेसिक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ एंड वाटर तो साथ में रिलीज़ ही हुआ। फॉर एग्जांपल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो ये 3 टाइप के हमारे पास सॉल्ट है ऑन द बेसिस ऑफ
हमारे पास एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि हमारा सॉल्ट कौन सा फॉर्म होगा। हमारे पास में न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा, एसिडिक फॉर्म होगा या फिर बेसिक फॉर्म होगा। यहाँ तक कि हमारी बात क्लियर हो चुकी है। अब हम बात जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन विच इज़ एल्कली। एल्कली कौन होते हैं? एल्कली होते हैं वो बेसिस, पहली बात तो ये बेस होते हैं, ओके, लेकिन वो बेसिस जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में, उन्हें हम एल्कलाई बोलते हैं। ठीक है, याद है आपको एल्कलाइन सोल्यूशन बोला था हमने इंडिकेटर में, वो इसीलिए क्योंकि वो बेसिस जो कि पानी में घुल सकते हैं उन्हें हम एल्कलाई बोलते हैं। ये कोरोसिव होते हैं नेचर में, ओके, कोरोसिव होते हैं ये नेचर में। नेक्स्ट आता है अब हमारा कि द प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग एसिड और बेस इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। मतलब कि जब एसिड या बेस को आप पानी के अंदर डिज़ोल्व करोगे तो वो प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होती है, वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज़ होती है। ओके, तो यहाँ तक का हमारा फर्स्ट पोर्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा आता है नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? जैसे हमारे इंडिकेटर थे उसी तरीके से पीएच स्केल होती है, ये बताने के लिए कि हमने जो भी सोल्यूशन लिया है वो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। मतलब हमारे इंडिकेटर ने ये तो बता दिया कि जो आपने सोल्यूशन लिया है वो एसिडिक है, ये भी बता दिया H+ आयन के बेसिस पे कि हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक है ये कैसे पता लगाया जाए? तो इसका पता लगाने के लिए हमारे पास एक स्केल होती है जिसे पीएच स्केल बोलते हैं, जो कि हमें बताती है कि पर्टिकुलर जो हमने सोल्यूशन लिया है उसमें H+ आयन की कितनी कंसंट्रेशन है। और H+ आयन की कंसंट्रेशन के बेसिस पे इस चीज़ का पता लगाया जाता है कि जो भी हमने सोल्यूशन लिया है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है या फिर न्यूट्रल है। ओके, तो पीएच स्केल होती है, इसमें H हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट करता है जबकि जो P है वो पोटान्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब आती है इसकी रेंज। तो पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो 0 to 14 होती है। ठीक है, अब 0 to 14 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? तो देखिए, अगर कोई भी सोल्यूशन 7 से कम पीएच शो कर रहा है, मीन्स आप 0 to 7 मान सकते हैं। अगर कोई भी सोल्यूशन आपकी पीएच 7 से कम शो कर रहा है तो उसे हम एसिडिक सोल्यूशन बोलते हैं, जबकि 7 वाले को हम बोलते हैं न्यूट्रल। ओके, जबकि अगर 7 से ज़्यादा हो, मतलब 7 से कितने तक हो, 14 तक हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं हमारा बेसिक सोल्यूशन। मतलब ये है कि 7 से अगर हम कम की बात करें तो वो एसिडिक है, और अगर हम 7 से ज़्यादा की बात करें तो वो क्या है? बेसिक है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अब आता है हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऑर्गेनिक मैटर है, कुछ सोल्यूशन है, उनकी पीएच कितनी होती है। तो जो हमारा लेमन जूस है उसकी 2.2 होती है, जो हमारा टमाटो जूस है उसकी 4.1 होती है, जो डिस्टिल्ड वाटर है उसकी पीएच 7 होती है, गैस्ट्रिक जूस की 1.2, ब्लड की 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10। 2.2, 4.1 ये है क्या? ये बताती है हमें कि जो हमने पर्टिकुलरली सोल्यूशन लिया है वो एसिडिक का है, तो एसिडिक में स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक बेस है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे जैसे 7 से हम 0 से 7 की हम बात कर रहे हैं कि वो एसिडिक सोल्यूशन है, बट जैसे जैसे वो 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1 मतलब डिक्रीज पोजीशन पे जब जितना जाता है वो उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है। यहीं पे अगर हम बात करें कि 7, 8, 9, 10 जितना इंक्रीज़ होता जाएगा
उतना वो बेसिक है। मीन्स मैं कह सकती हूँ कि 7 से अगर हम ज़्यादा बढ़े जा रहे हैं तो जितना ज़्यादा हम आगे जाएंगे वो उतना ही सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। जबकि 7 से कम हम जितना आगे डिक्रीज़ करेंगे, जितना नीचे जाएंगे वो उतना ही एसिडिक होगा। ओके, ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस बताने का मेथड। तो अगर मैं बात करूँ कि जो लेमन जूस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक बेस है, तो पहली चीज़ तो ये है कि वो डिपेंड करेगा आप किससे कंपेयर करो। पर अगर नॉर्मली हम देखा जाए तो 2.2 इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। टमेटो जूस क्या है, 4.1 है। तो अगर आप लेमन से कंपेयर कर रहे हो तो वो तो वीक हुआ, बट अब नॉर्मली ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। डिस्टिल्ड वाटर इसकी तो 7 ही है, 7 मतलब वो न्यूट्रल है। गैस्ट्रिक जूस की 1.2 है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ब्लड क्या है, 7.4। अच्छा, अब कंफ्यूज मत होना, मैंने कहा 7 से जितना आगे जाएंगे हम वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये 7.4 है, मतलब ये कैसा है, वीक बेस टाइप में है, न्यूट्रल से थोड़ा सा ही बेसिक है। कौन, हमारा ब्लड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक माइल्ड बेस है, 10 है ना इसकी, तो 10 को हम माइल्ड में कंसीडर करते हैं। ओके, वीक ही टाइप में।